हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो उनको प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जितने पोस्टपोन है आपके लिए एक अच्छा मौका है जल्दी से सारी सिलेबस को कवर करने का। तो आप लोग जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, थोड़ा नॉर्मल स्थिति होगी, तो हम लोग के जल्दी जल्दी फॉर्म निकलने लगेंगे। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो तुरंत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का हमारा टॉपिक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश में ये जानेंगे कि मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ, संस्थापक क्या हुआ, कि क्यों मौर्य वंश आया अस्तित्व में, क्या ज़रूरत पड़ी मौर्य वंश के आने की, मौर्य वंश अगर आया तो किसका ज़्यादा हाथ रहा इस मौर्य वंश को लाने में, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये सारे सवालों के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरी माने, अगर ये आप वीडियो को पूरा देखते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद जब ये पीडीएफ आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे, तो कभी भी आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पूरा ही मौर्य वंश दिमाग में तुरंत उतर आएगा कि मौर्य वंश में क्या क्या है, सर ने कैसे पढ़ाया हुआ है। तो इस बात से आप पूरी तरह से ही निश्चिंत हो जाइए कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो मौर्य वंश जो है आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स दे दूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स आप लोगों को भी दे प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन आपके जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, टेट है, सीटेट है, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें अगर टॉपिक आएगा तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पर्पज़ है कि आपके डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे टॉपिक, और जो है यही नोट्स, और आपके सीटेट जो भी आगामी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहे। तभी मैंने ये इतना अच्छे से पीडीएफ तैयार किया है। मैंने खुद से बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ तैयार की है। तो आप लोग इस पीडीएफ से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। मैंने इस पीडीएफ को कई जगह से इस मैटर को कलेक्ट करके अपने हिसाब से डाला कि कितनी आसानी से आप लोगों को मैं समझा सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक मौर्य वंश। और हम लोग सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल टिप टॉप क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख रहा है कि ये जो ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया। शासनावधि कब थी, राज्याभिषेक, पूर्ववर्ती राजा कौन था, उत्तरवर्ती राजा कौन हुआ, जन्म, निधन, ये सारी चीज़ के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया है। लेकिन अभी हम लोग आगे डिटेल से सारी चीज़ जानेंगे। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। ठीक है, आगे आपको ये सारी चीज़ें फिर से मिलती रहेंगी। तो अब इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक था, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी कहाँ तक, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन कहाँ तक फैला हुआ था। तो आप जान लें कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतना शासन था। ये 55 लाख, जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया जितना शासित क्षेत्र 55 लाख वर्ग किलोमीटर था। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में उसका शासन फैला हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते जाइए धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। मैंने, हाँ, एक बात देखिए, आपको ये छोटे से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। और लेकिन नीचे ही मैंने डिटेल में सारी चीज़ आपको समझाने के लिए एक अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है। सारे कुछ, यानी कि आप जितने भी पेज ओपन करेंगे तो उसमें पहले आपके मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख दिए, उसके बाद में पूरा सा अच्छा चार्ट दिया है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक पे स्टार्टिंग चैप्टर से लास्ट तक सारे सीरियल वाइज हैं। और आपको समझाते मैं चलूँगा, अभी देखना कितना ही आपको सिंपल सा लगने लगे ये पूरा पीडीएफ। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का मुक्तिदाता वंश किसे कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता वंश किसे कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता वंश किसे कहा जाता है? मौर्य वंश को। भारत का मुक्तिदाता वंश मौर्य वंश को कहा जाता है। आप पूछेंगे सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि
मौर्य वंश के पहले किसका शासन था? नंद वंश का। ठीक, नंद वंश के पहले शासक किसका था? नंद वंश के जो शासन, नंद वंश में जो शासक था वो कौन था? घनानंद। घनानंद, ठीक है, ये घनानंद शासक कर रहा था। घनानंद अत्यंत ही क्रूर शासक था, जिससे जनता क्या थी? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जनता को परेशान थी, जनता सारे कुकर्मों को इस घनानंद के सह रही थी। घनानंद बहुत ही बेकार इंसान था, जो कि शराब और शबाब में दिन भर डूबा रहता था। उसको जनता से कोई भी लगाव नहीं था। तो जनता इससे त्रसित हो गई थी। जनता को मुक्ति दिलाया घनानंद से किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे, तो इसलिए क्या कहा गया है? मुक्तिदाता वंश मौर्य वंश को कहा गया है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मौर्यों की उत्पत्ति किस कुल में मानी जाती है? मौर्यों की उत्पत्ति किस कुल में मानी जाती है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि मौर्यों की उत्पत्ति जो है, इसके बीच विवाद चल रहा है। कोई क्षत्रिय मानता है, कोई शूद्र मानता है। तो इस बात से आप निश्चित रहे, जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप क्षत्रिय लगाइए। क्षत्रिय ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता क्षत्रिय को दी गई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता आपका क्षत्रिय को दी गई है। और यहाँ पर शूद्र, तो आप ध्यान देखिए कहाँ कहाँ पर क्षत्रिय कहा गया है और कहाँ कहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। जितने भी जैन, बौद्ध और यूनानी ग्रंथ हैं, ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में वृषल कुल बताया गया है, और वृषल कुल का मतलब होता है निम्न वर्ग। वृषल कुल का मतलब होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग मतलब कौन से होते हैं? वही शूद्र। ठीक है, शूद्र का मतलब कि इसका निम्न वर्ग कहने का मतलब शूद्र ही है यहाँ पर। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। बृहत कथा मंजरी में शूद्र कहा गया है। कथा सरित सागर में शूद्र कहा गया है। तो आप सिंपली ये जान ले कि जितने भी हिंदू, आप इसको याद करने का तरीका है कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं आपके, उन सभी में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर मौर्य की उत्पत्ति किस कुल में मानी जाती है? क्षत्रिय और शूद्र दोनों विवाद चल रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप आंसर क्षत्रिय लगाएंगे। और ये क्षत्रिय क्यों लगाएंगे, आप आगे अभी देखते जाइए वीडियो, आपको पता चल जाएगी क्षत्रिय क्यों कहा जाता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? किस वंश के शासन काल में चंद्रगुप्त के पिता सामंत थे? आपका क्वेश्चन है किस वंश के शासन काल में चंद्रगुप्त के पिता सामंत थे? तो आप ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश के शासन काल में चंद्रगुप्त के पिता सामंत थे। ठीक है, सामंत थे शिशुनाग वंश में। आगे जो भी मैंने ये क्वेश्चन छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनका जो है पूरा डिटेल नीचे दिया गया। अभी मैं समझाऊंगा कि सामंत थे तो महापद्मनंद की उत्पत्ति किस वर्ण से मानी जाती है? तो ये आपका है शूद्र। आपका चौथा क्वेश्चन है महापद्मनंद की उत्पत्ति किस वर्ण से मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा शूद्र। ठीक है, क्षत्रियों के विनाश का अभियान नंद वंश के किस शासक ने चलाया? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। अब हम लोग नीचे जानते हैं कि क्षत्रियों के विनाश का अभियान महापद्मनंद ने क्यों चलाया। क्योंकि हर चीज़ के लिए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, हर क्वेश्चंस के लिए मैंने हर क्वेश्चन का नीचे डिटेल दिया हुआ है मैंने। अब देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिशुनाग वंश मैंने लिख दिया। आप कहेंगे सर जी शिशुनाग वंश का तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है मौर्य वंश से। लेना देना क्यों नहीं? पीछे से चला आ रहा है, तो हमारा लेना देना सभी वंश से है। तो आप कहेंगे सर नंद वंश ले लिया, अब शिशुनाग वंश उससे और पीछे जाने से क्या फ़ायदा है? तो अब देखिएगा फ़ायदा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता सामंत थे। कहाँ सामंत थे? शिशुनाग वंश में। और ध्यान रखिए उस समय सामंत जो भी होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा, जो भी क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय ही सामंत होते थे। आप ये ध्यान रखिए कि क्षत्रिय जो सामंत होते थे वो क्षत्रिय ही बनाए जाते थे। तो शिशुनाग वंश में जो सामंत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। वो सामंत होने की वजह से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय ही थे। ठीक है, अब महापद्मनंद कौन थे? ठीक है, क्षत्रियों के विनाश का क्यों अभियान चलाया महापद्मनंद? तो एक बात ये थी कि महापद्मनंद जो था शिशुनाग वंश के दासी का पुत्र था। शिशुनाग वंश के दासी का पुत्र था महापद्मनंद। ठीक है, दासी का पुत्र था, वो शूद्र था। ठीक है, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय मानी जाती थी। जो शूद्र थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय मानी जाती थी। इसलिए जितने भी जो बहुत ही अत्याचार समझ लिए शूद्र घनानंद महापद्मनंद ने सारे अत्याचारों को सहन किया।
उस समय शूद्र को जो भी अत्याचार दिए जाते हैं उन सबको सहन करता गया, और जब अंत में जो भी राजा बना, अब महापद्मनंद जब नंदवंश का राजा बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था, तो क्षत्रियों के प्रति उसके बीच में अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत फैल गई थी। तो वो क्षत्रियों का विनाश करने के लिए अभियान चला देता है, और इसी अभियान क्षत्रियों के विनाश का अभियान चलाता है, और इसी अभियान के तहत इसी क्षत्रियों के विनाश का, क्योंकि ये सोचता था क्षत्रियों ने अब तक हम पर बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए हैं, तो क्षत्रियों का विनाश करने के लिए अभियान चलाता है। तो इसी अभियान के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को अंत कर देता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का जब अंत हो जाता है तो उनकी माता बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, और अपने बेटे को लेकर के, बेटे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के कहाँ चली जाती है? जंगल में विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है उनके बेटे का, और उनकी माता का नाम मुरा, और मामा के साथ विंध्याचल के जंगलों में रहने लगे। ठीक है, महापद्मनंद से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य माता मुरा और मामा के साथ विंध्याचल के जंगलों में रहने लगे, और जंगल में रहने लगे, और जंगल में रहने के साथ साथ अब उनका जीवन यापन कैसे चले, तो वो लोग क्या करने लगे, मोर पालने लगे। जीवन यापन करने के लिए मोर पालने लगे और शिकारी का काम करने लगे। तो यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने बाद अपनी जीविका चलाने के लिए शिकारी बने, ना कि शिकार करने के पर्पज से। ठीक है, जीविका चलाने के लिए शिकारी बने। तो वो यहाँ से भी पता चलता है कि वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन दिक्कत उन्हें हुई, शूद्र का रूप इसलिए धारण करना पड़ा, महापद्मनंद के डर से करना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं शूद्र बन के रहूँगा तो महापद्मनंद हमें जान नहीं पाएगा और हमें मारेगा नहीं। अगर मैं क्षत्रिय बन के रहता हूँ, क्षत्रियों का विनाश कर रहा है महापद्मनंद, तो हम भी उसके लपेटे में आ जाएंगे और हमें मेरी भी हत्या कर दी जाएगी। तो वो क्या है, अपने को आपको निम्न कुल का दिखाने के लिए शिकारी व मोर पालक का काम करने लगे। ठीक है, तो शिकारी शूद्र और शिकार क्षत्रिय, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि शिकारी जो है वो अपनी जीविका चलाने के लिए शिकार करता है, क्योंकि वो जितना भी जानवर पशु जिसको भी शिकार करके जो भी मार पाएगा जानवर, तो उसको खा करके अपनी जीविका चलाएगा। लेकिन शिकार छत्री क्या करते हैं, किस लिए शिकार करते हैं, वो आखेट यानी कि अपने खेल के लिए वो लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ना कि अपनी जीविका चलाने के लिए। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था या शूद्र था, क्यों उसने महापद्मनंद ने क्षत्रियों के खिलाफ अभियान चलाया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो आप ध्यान रखिएगा, सिकंदर जो है एक यूनानी शासक था, जो भारत में कब आया था, 323 ईसा पूर्व। एक यूनानी शासक था जो 323 ईसा पूर्व भारत आया था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, आप ध्यान रखिएगा, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो आप ध्यान रखिएगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। ठीक है, तो आप लोग आगे हम लोग देखते हैं कि सारी चीज़ें। अब सिकंदर के बारे में, सिकंदर क्यों भारत आया, क्या ज़रूरत पड़ी थी सिकंदर की, और भारत में मौर्य वंश का स्थापना के लिए एक सिकंदर का भी बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि सिकंदर जो है यूनान की रियासत, सिकंदर कौन था, पहली बात तो सिकंदर एक यूनान की रियासत छोटी सी एस्टोनिया का शासक था। वह साम्राज्यवादी नीति पर विश्वास रखता था, इसी नीति के हिसाब से वो आगे बढ़ने लगा, और एक छोटी सी रियासत से वो पूरे लगभग यूनान पर, छोटे सी यूनान से पर, और साम्राज्यवादी नीति के कारण ही पूरे यूनान पर अपना आधिपत्य कर लेता है। जब पूरे यूनान पर आधिपत्य कर लेता है तो वो चलता है विश्व विजय का सपना देखना लगता है कि अब मैंने तो यूनान जीत लिया, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, तो विश्व विजय का सपना देखने लगता है, और इसी सपने के लिए पूरा करने के लिए वो रुख करता है भारत की ओर। ये इधर जो है एरिया, ये पूरा आपका है ईरान का। वो चलता है यूनान से, ईरान को जीत लेता है, ईरान के बाद पहुंचने वाला होता है भारत। जब भारत पहुंचने वाला होता है तो भारत में बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है, कहाँ पर, तक्षशिला में। तक्षशिला ये ईरान से लगा हुआ एक छोटा सा भारत का राज्य था, प्रांत था। ठीक है, तक्षशिला ये तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था, जो कहाँ पर पड़ता था, गांधार में, गांधार क्षेत्र में पड़ता था। अब गांधार में यहाँ तक्षशिला पड़ता था, तो यहाँ पर अगर आता है तो सबसे पहले गांधार में ईरान से एंट्री करेगा। तो यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत तेज हलचल मच गई कि अब जो है सिकंदर भारत आकर के और भारत पर अधिकार कर लेगा। तो आगे देखिए आगे क्या होता है।
कि सिकंदर अपनी साम्राज्यवादी नीति से पूरे यूनान को जीत लिया। इसके बाद वह पूरे ईरान को भी आधिपत्य में ले लिया। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। भारत गांधार से मिला हुआ था। और उसके बाद क्या है, लगभग 323 ईसा पूर्व ईरान जीतकर भारत पर आक्रमण करता है। 323 ईसा पूर्व में ईरान जीतकर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन क्या हो जाता है कि वह जितनी भी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में उलझकर रह जाता है। सिंधु उसकी सहायक नदियाँ चिनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन सारी चारों नदियों को पार कर लेता है, लेकिन व्यास नदी को वो पार नहीं कर पाता है। व्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। उसी समय क्या होता है, उसकी सेना में महामारी फैल जाती है। उसकी सेना में महामारी फैल जाती है। उस महामारी से परेशान होकर के सिकंदर वहीं से वापस लौट जाता है। कहाँ पर लौट लेता है? अपने घर के लिए लौट लेता है, अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में उसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। हाँ, लेकिन उसने क्या किया था, यहाँ करके एक पंजाब वाले क्षेत्र को जीत लिया था। ये छोटा सा ओवरव्यू रहा सिकंदर के बारे में। छोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने लिया सिकंदर के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये सिकंदर के बारे में हमने जान लिया कि देखो, अब एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ी किसकी, भारत के जीतने के लिए। भारत के जीतने में जो है सिकंदर का बहुत बड़ा भारत मौर्य साम्राज्य के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। एक जो है आपका सिकंदर, ठीक है, एक जो है आपका सिकंदर, एक जो है 16 महाजनपद, एक अखंड भारत का चाणक्य का सपना। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी हैं मौर्य वंश की स्थापना के लिए। तो हम लोगों ने सिकंदर के बारे में देख लिया कि सिकंदर क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था। तो आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आप ध्यान रखिएगा, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस जनपद में था? गांधार में था, भी आपको बताया। इधर से ईरान से जो है ये भारत पर आक्रमण होने वाला था। ये ईरान आपका तक्षशिला पड़ता था, ये गांधार में पड़ता था। और सिकंदर इधर से आता, सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण करता, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हलचल मच गई थी तक्षशिला में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा बहुत। भारत अब जो है, उस समय भारत क्या था कि भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, और संकट पहले किस पे आता? तक्षशिला विश्वविद्यालय पे आता। तो तक्षशिला के विश्वविद्यालय के टीचरों में, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई और एक आपात मीटिंग का आयोजन किया गया। और इस मीटिंग में ही चाणक्य ने अखंड भारत का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। चाणक्य ने कहा कि अगर ये सारे 16 महाजनपद मिल जाएं, आपस में मिल जाएं सभी लोग, तो हम लोग सिकंदर को आसानी से हरा सकते हैं। तो सिकंदर को आसानी से लिए चाणक्य ने जो है अखंड भारत का सपना दिया। तो अखंड भारत का सपना दिया, वहाँ पर बैठे और टीचरों ने बोला क्या गजब का सुझाव दिया है तुमने। सुझाव तो सही है, लेकिन आप जानते हैं क्या 16 महाजनपद आपस में मिल जाएंगे? तो चाणक्य ने कहा चलो हम लोग एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो कहा कि चाणक्य ने कहा हम लोग सबसे शक्तिशाली जगह है मगध। ठीक है, मगध के शासक से हम लोग अगर मिलेंगे तो जो है ये संभव हो सकता है। मगध का शासक जो है आसानी से सभी इसको विजित करके जीत लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा, या फिर उसको सेना के डर से सेना को लड़ा करके कैसे भी करके 16 महाजनपदों को अपने आप में मिला लेगा। तो वहाँ के टीचरों ने बोला कि चाणक्य साहब ये आपका सपना है, ठीक है, तो आप क्या करें, आपका सुझाव है तो आप ही जाएं, किसके पास? मगध जाएं और मगध के शासक से आप बात करें जा करके। तो अब बता दें कि मगध शक्तिशाली क्यों था। मगध कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र से क्या था कि पाटलिपुत्र क्या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न था। क्यों संपन्न था? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्ग गुजरते थे। और जहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मार्ग गुजरेंगे तो वहाँ का क्या होगा कि जहाँ से मार्ग सबसे ज़्यादा गुजरते हैं तो वहाँ पर आसपास दुकानें भी होती हैं। वहाँ पर जो है, जहाँ पर मार्ग होता है वहीं पर तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेगी।
जनता ज़्यादा गुजरेगी तो वहाँ पर जब खाने पीने के सामान व्यापारी लोग गुजरते थे तो उन सब के लिए पैसा जो है टैक्स ज़्यादा मिलता था, रोड पे टैक्स ज़्यादा मिलता था मगध के शासकों को। और जनता वहाँ की संपन्न रहती थी। जनता ज़्यादा से ज़्यादा जनता रहेगी तो ज़्यादा व्यापार होगा, वहाँ पर ज़्यादा कर भी मिलेगा, ज़्यादा कर मिलेगा तो ज़्यादा पैसा होगा। तो ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो आर्थिक स्थिति से मगध बहुत ज़्यादा ही मजबूत था। ठीक है, जब पैसा खूब था तो अच्छी खासी शक्तिशाली सेना भी रखी हुई थी उन्होंने। तो इस प्रकार मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। अब चाणक्य क्या करता है कि चाणक्य अपने अखंड भारत के सपने को लेकर पहुंच जाता है घनानंद के पास। आप जानते हैं घनानंद, चाणक्य पहुंच जाता है घनानंद के पास। घनानंद मगध का शासक रहता है, ये शराब और शबाब का शौकीन था। चाणक्य जब घनानंद के दरबार में पहुंचता है तो 2 दिन तक लगभग इंतजार करता है, लगभग 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन घनानंद को समय नहीं मिलता है कि वो चाणक्य से मिल पाए। जब भी चाणक्य बोलता है कि हमें घनानंद से मिलना है तो उसके सेनापति बोलते थे कि रुक जाइए, महाराज बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो चाणक्य 2 दिन तक इंतजार करता है, बाद में तिलमिलाता हुआ अंदर खुद ही चला जाता है और सोचता है कि जाएं पता करें कि घनानंद जो महाराज जी हैं कहाँ बिजी हैं। तो जब चाणक्य उनके दरबार में प्रवेश कर जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो देखता है कि घनानंद जो है नृत्य में घनानंद जो है नृत्य में बहुत ज़्यादा विलीन होता है। ठीक है, उसी में लीन होता है, आराम से नृत्य देख रहा होता है, जिसकी वजह से अपने शौकीनी की वजह से चाणक्य से नहीं मिल पाता। फिर भी चाणक्य शांत स्वभाव से घनानंद से बात करते हैं और अखंड भारत का मानचित्र घनानंद को दिखाते हैं चाणक्य। लेकिन चाणक्य जब अखंड भारत का मानचित्र दिखाते हैं लेकिन घनानंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। घनानंद गुस्सा जाता है और चाणक्य के उस अखंड भारत के मानचित्र को फाड़ देता है और चाणक्य की वहाँ पर बेइज्जती कर देता है। ठीक है, तो चाणक्य वहाँ से गुस्साता हुआ, तिलमिलाता हुआ घनानंद को गालियाँ देते हुए निकलता है और अपनी चोटी और चोटी जो है अपनी शिखा शिखा यानी कि चोटी को खोलते हुए बोलता है कि मैं अब ये शिखा उसी दिन बांधूंगा जब जो है घनानंद तेरा नाश कर दूंगा, जब तेरा नाश कर दूंगा तब ही मैं पहनूंगा। ठीक है, मैं अपनी चोटी बांधूंगा, ये बोलते हुए बाहर निकल आता है। तो घनानंद जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो घनानंद जब गुस्सा हो जाता है तो अपने सैनिकों को बोलता है कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उसके कुछ विद्वान बोलते हैं साहब किसी विद्वान का जो है बेइज्जती करना ही उसकी मृत्यु के समान है। तो घनानंद उसे छोड़ देता है, कुछ नहीं, और गुस्से में जा रहा होता है, तिलमिलाता हुआ चाणक्य जा रहा होता है। तो वो कहाँ पहुँचता है, विंध्याचल के जंगलों में। रास्ते में विंध्याचल के जंगलों में पहुँचता है तो उसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय क्या कर रहा होता है, एक खेल खेल रहा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, एक राजा और प्रजा का खेल खेल रहा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय एक गद्दी पे बैठा होता है, उसके आसपास सारी प्रजाएं बैठी होती हैं जो अपने दुखड़ों का रोना रोती हैं और चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी तरीके से उनके सारे दुखों को दूर कर रहा होता है। तो उनकी विद्वता को देखकर, चंद्रगुप्त मौर्य की विद्वता और उसके जो है सपने को देख करके चाणक्य बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि ये अब मेरा सपना यही पूरा करेगा। तो चाणक्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के निकल पड़ता है। जाने से पहले वो उनकी माता से और उसके मामा से उसने 1000 कांसापर्ण में उसके मामा से खरीदा था। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कांसापर्ण से खरीदा था और 1000 कांसापर्ण से खरीद करके वो लेकर जाता है चाणक्य लेकर जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर जाता है। फिर आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगर फिर वो लेकर जब जाता है चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में ही अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। तो मैं एक बार चाणक्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य का मतलब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, महामात्य प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन था, वो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। तक्षशिला किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो ये ध्यान रखिएगा कि तक्षशिला जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो आगे बाकी हम लोग जानते हैं कि चाणक्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चाणक्य के पिता और जन्म, चाणक्य के पिता का नाम महाराज चड़क था।
महाराज चाणक्य इनके पिता का नाम था चाणक्य, और ये चरण गांव में, यानी कि इस चाणक्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। कोई कहीं का बताता है, कोई कहता है केरला का था, कोई कहता है कि तक्षशिला गांधार का था, कोई कहता है पंजाब का था। तो इन सब के बारे में मतभेद है किसी को भी। कोई कहता है कि वाराणसी आए हुए थे, केरल से वाराणसी आए तो इनकी बेटी जो है यहीं पर खो गई थी, तो ये वाराणसी में ही रहने लगे। तो बहुत सारे मतभेद यहाँ पर हैं। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, किसी भी बुक में क्लियरली नहीं कहा जा सकता ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या था इनके बारे में। ठीक है, फिर भी सब लोग तक्षशिला में ही पढ़ाते थे, इतना सबको पता था, तो वहाँ तक्षशिला वाला ज़्यादा मत मानते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए चरण गाँव कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो पंजाब में, और प्रेजेंट टाइम पे चरण गाँव चंडीगढ़ के मल्लाह नामक गाँव का नाम है चरण गाँव। ठीक है, तो ये इनका गोत्र कौन था? कुटिल था। ठीक है, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य का। और ये ध्यान रखिए, विष्णुगुप्त ये चाणक्य का बचपन का नाम था। बचपन के नाम को ज़्यादा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। ध्यान, विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन, ये सब क्या थे? चाणक्य के नाम थे। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, ये आपको अच्छे से पता होगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अर्थ के बारे में कोई भी नहीं बताया, मतलब कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया। और उसने लिखा किसके बारे में? राजनीतिक के बारे में लिखा, प्रशासन के बारे में लिखा, मौर्यवंश के और दंड के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये मत ध्यान रखिए कि अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन भारत का मैकियावेली चाणक्य को क्यों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोग ये क्यों कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिए। मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी एक, द प्रिंस पुस्तक लिखी थी। और मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक में राजनीति अर्थशास्त्र के जो है राजनीति विज्ञान अस्तित्व के रूप में आया। मैकियावेली ने क्या किया था कि, ठीक है, मैकियावेली ने लिखा था द प्रिंस पुस्तक। ठीक है, द प्रिंस में ही राजनीति विज्ञान विषय के रूप में, पहले कोई विषय नहीं था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया। लेकिन जब मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा, तो प्रिंस में उन्होंने क्या किया? राजनीति को एक विषय के रूप में रखा। तो ये राजनीति, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, इन्होंने भी राजनीति के बारे में लिखा था। चाणक्य, मैंने ध्यान रखिए, चाणक्य ने राजनीति के बारे में लिखा, और मैकियावेली ने भी पहली बार राजनीति के बारे में लिखा। तो मैकियावेली की तुलना किससे कर दी गई? चाणक्य से कर दी गई। यही एक रीजन था कि पहली बार राजनीति विज्ञान किसके साथ अस्तित्व में आया? मैकियावेली के ने अस्तित्व में लाया राजनीति विज्ञान को। ठीक है, इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था। इन्होंने भी राजनीति के बारे में लिखा, और इन्होंने भी राजनीति के बारे में लिखा था। अब जानते हैं हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था कि तक्षशिला जो है आपका बताया गया है कि आपको गांधार जो है वर्तमान रावलपिंडी में पड़ता है, गांधार में स्थापित था। और तक्षशिला का संस्थापक कौन था? भरत। तक्षशिला की स्थापना किसने कराई? भरत ने तक्ष क्यों नाम तक्षशिला इसलिए रखा क्योंकि भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला का निर्माण कराया था, तो इसने इसी के नाम पर क्या रख दिया? तक्षशिला। तो यह तक्षशिला जो है ये मेन जैन धर्म का, तक्षशिला जो है ये जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है तक्षशिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि तक्षशिला में, ध्यान देने वाली बात है कि तक्षशिला में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही विद्या दी जाती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही ज्ञान दिया जाता है। इस बात से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण ही थे। इस बात से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय थे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही वहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। तो इस बात से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है, ब्राह्मण को प्रत्येक वर्ष की आयु 16 वर्ष होती थी। तक्षशिला में 16 वर्ष आयु होती थी एडमिशन की, और 8 वर्ष लगभग वहाँ पढ़ाई होती थी। ठीक है, और तक्षशिला को नष्ट किया कुतुबुद्दीन सेना का सेनापति जो है बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। तो आगे ध्यान दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला से अपनी शिक्षा पूरी कर
323 ईस्वी में यूनानियों को हराकर 5 नदी वाला क्षेत्र पंजाब जीत लिया। लगभग 323 में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूरी हो गई और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, कहा जाता है कि ये मगध, सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया। ठीक है, 323 में जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो 323 में तो उसने क्या किया, डायरेक्ट मगध पर आक्रमण किया, लेकिन मगध से कहा जाता है कि ये हार गए थे। ठीक है, हार गए। तो ये उसके बाद मगध को पहले तो सोचा कि पहले पंजाब को जीता जाए, तो पहले पंजाब को अपने आधिपत्य में लिया, फिर दोबारा फिर मगध पर आक्रमण 322 ईस्वी में किया। तो फिर इन्होंने मगध को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद इस प्रकार चाणक्य का अखंड भारत का सपना पूरा हुआ और भद्रसाल, हम घनानंद का नष्ट किया और घनानंद के सेनापति भद्रसाल को मार दिया और उसके बाद घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। ठीक है, और यहाँ होता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजा अभिषेक। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का राजा अभिषेक हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन व्यतीत करने लगा और अच्छे से अपनी प्रजा की देखरेख करने लगा। तो अब लगभग देख रेख करने लगा और धीरे धीरे सभी राज्यों को विजित करता गया और अपने में मिलाता गया। अच्छे से सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 300 लगभग 5 के ईस्वी में फिर सेल्यूकस निकेटर भारत आता है। सेल्यूकस निकेटर भारत आया, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेल्यूकस ने भारत पर कब आक्रमण किया, 305 ईस्वी में। इंडिका के लेखक कौन थे, आपको पता है, मेगास्थनीज थे। पहला राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को पहला राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त अपनी 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर को राउंड डाला था। ठीक है, तो आगे देखिएगा, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिए, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर के तो बेबीलोन का राजा, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, सिकंदर वापस जा रहा था तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जो है सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति होता है, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस के मन में क्या आता है, जो बैक्टीरिया के में शासन कर रहा होता है, बैक्टीरिया क्षेत्र उसके अंडर में होता है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सोचता है कि अब सिकंदर रहा नहीं तो मेरे अंदर वो क्षमता है, निकेटर। इन्होंने, सेल्यूकस ने निकेटर की उपाधि ली थी, निकेटर की उपाधि ली थी कि निकेटर का मतलब क्या होता है, विजेता। निकेटर का मतलब होता है विजेता। तो इन्हें क्या सोचा कि इसके मन भी क्या, एक मन में आया कि हम भी जो है भारत यानी कि पूरे विश्व का विजय कर सकते हैं। तो इसी विश्व विजय के सपने को लेकर के ये भी चल पड़ा किधर, भारत की ओर। तो ये पहुंचता है काबुल, जीतता है काबुल के बाद सिंधु पहुंचता है, काबुल पहुंचता है, काबुल को जीतता है, उसके बाद सिंधु पर जीतता है। तो सिंधु के पास चंद्रगुप्त मौर्य की सेना खड़ी रहती होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच खूब यहीं पर युद्ध होता है। अंततः क्या होता है, सेल्यूकस यहाँ पर पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 304 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर लेता है, हाथ मिला लेता है, संधि कर लेता है। सेल्यूकस ने अपने 5 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। 5 क्षेत्र दे देता है, कौन कौन से, बलूचिस्तान, मकरान, काबुल, कांधार, हेरात, ये 5 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे देता है। तो सेल्यूकस निकेटर 500 हाथी देखकर एकदम चकरा जाता है कि एक तो सेल्यूकस निकेटर ने कभी हाथी नहीं देखा था, तो ये सोचता अरे दादा इतने बड़े बड़े जानवर। तो कह रहे, तो उसने देखा कि अगर हमको ये कौन सी आफत जो है हमें दे दिया है, ठीक है, कौन सी आफत दे दिया है, अगर ये इनको हम अपने वहाँ ले जाते हैं तो ये मेरा सारा देश ही खा जाएंगे, इतना खाते हैं। तो फिर निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हाथियों के बारे में बताता है, कहता है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, तुम इस सेना में आपके युद्ध में बहुत ज़्यादा काम देगा। ये कभी भी जो है, कभी भी यानी कि एक साथ कितने लोगों का नाश करता है, जहाँ पैर रख देगा वो मर जाएंगे, अगर मुंह चला जाए तो पीछे के लोग मर जाएंगे और इसके ऊपर इतनी जल्दी तलवार और इस सब का असर नहीं पड़ता। तो सेल्यूकस निकेटर चकरा जाता, कहता ये हुई ना बहुत, तब तो हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल गई। तो वो हाथी के लिए बड़ा खुश हो जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर सोचता है तो ऐसे बंदे से तो हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। अब मित्रता तो हो जाए, लेकिन मित्रता को कायम रखने के लिए उसने कहा कि कुछ और चारा लगाया जाए। तो उसने कहा मित्रता अगर रिश्तेदारी में बदल जाती है तो हमारा जो है मित्रता बहुत ही कट्टर हो जाएगी, यानी कि मित्रता बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि अपनी मित्रता को कायम रखने के लिए अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से
करा देता है। इसके पश्चात क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर मेगास्थनीज 304 ईस्वी में भारत आया और 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और भारत के बारे में अपनी पुस्तिका इंडिका में लिखा। इंडिका में इसने काफ़ी चीज़ें लिखा, काफ़ी ज़्यादा। इंडिका में बताया कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। इंडिका में ही बताया कि भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था और ये भारत में चोरी लोग नहीं करते हैं। भारत में ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जो है ज़मीन के ऊपर रहती हैं। पता नहीं अजीब अजीब से इसने तथ्य दिए हैं। तो मौर्य का बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा था। वो अपने साम्राज्य के जनता की भलाई और बहुत अच्छे कामों को करने में बिजी रहने लगा और अच्छे अच्छे कर्मों को अपने अंजाम देने लगा। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही 298 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का क्या हुआ कि भयंकर अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ गया और प्रजा वहाँ पर बेहाल हो गई। तो चंद्रगुप्त परेशान हो गया। तो चंद्रगुप्त परेशान होकर के जैन धर्म अपना लेता है और जैन धर्म के अपने गुरु जो होते हैं भद्रबाहु, ठीक है, जैन धर्म के विद्वान जो होते हैं भद्रबाहु, उनके पास जाकर के जाता है और बोलता है कि अब आप ही रक्षा करें हमारी और आप ही हमें सजेशन दीजिए मुझे क्या करना है। तो भद्रबाहु बोलते हैं कि आप तो जो है चंद्रगुप्त तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जो भी तूने कर्म किए हैं ये सारे तेरे कर्मों का ही फल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि मैंने कर्म तो बहुत अच्छे किए, जनता को मैंने अच्छे राह पर ले गया और जनता को मैंने सारी चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की। जनता का देखभाल और ख्याल बहुत अच्छी तरीके से मैंने रखा और घनानंद के चंगुल से भी बचाया। तो भद्रभाव बोलता है कि ये सब तूने अच्छा काम किया, लेकिन तू अपने राजा बनने से पहले देख एक बार फ्लैशबैक में जाकर देख। तो बोलता है कि जो फ्लैशबैक में जाकर देख और देख कितना अच्छा तूने काम किया। तो बोलता है कि मेरा फ्लैशबैक तो अच्छा रहा। तो बोला कि अच्छा बेटा, जो तूने 16 महाजनपद को एक करने की कोशिश की, अखंड भारत बनाने में कोशिश की, तो उसके लिए सब तैयार नहीं हुए होंगे। तूने कहीं पर जो है किसी को मारा होगा, हत्या की होगी, लड़ाइयाँ की हैं, तो उन सभी का जो है कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। तो जय चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि आप ये सब मत बताएं, अब आप हमें रास्ता बताएं हमें क्या करना है। तो बोलता है कि भद्रबाहु तुम्हारे पापों का घड़ा तो भर चुका है, अगर तुम्हारे पास कोई ड्रम वगैरह हो तो उसकी व्यवस्था करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसने बोला कि तो तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, झेल। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है नहीं सर, कुछ ऐसा भी बताइए कि जिससे कोई रास्ता तो होगा, बताइए। तो भद्रबाहु क्या देता है उससे संलेखना या संथारा पद्धति के जो है सजेशन देता है। बोलता है कि अब तू संलेखना जो है अपना ले। तो संलेखना या संथारा वो होता है जब आदमी बिना खाए पिए समाधि ले लेता है, उस स्थिति को संलेखना या संथारा कहा जाता है। तो बोला कि अब जब संलेखना में चले जाएंगे तो उसके बाद जो है तुम्हारा जो है प्रजा खुश हो जाएगी और यहाँ पर सब हरा भरा फिर पहले जैसे हो जाएगा। हालांकि मेगस्थनीज ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, लेकिन भारत में अकाल, क्योंकि उसके समय पे भारत में अकाल नहीं पड़ा था, तो उसको पता था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में उसके 298 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ता है, लेकिन वो 299 ईसा पूर्व में जा चुका होता है मेगस्थनीज। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, लेकिन भारत में अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा था उस समय। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जा कर के वो संलेखना या संथारा की पद्धति अपना लेता है और क्या करता है, अपना लेता है और अपनी वहीं पर संलेखना पद्धति से अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए चंद्रगुप्त के अन्य नाम कौन सा है, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस, ये चंद्रगुप्त के अन्य नाम हैं। तो सेंड्रोकोट्स किसने किसने कहा, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स का है, एपियानस और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स का है और सेंड्रोकोप्टस निर्याकस ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के, चंद्रगुप्त के तीनों सेंड्रोकोट्स, एंडोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस, ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बात आई थी तो यहीं पर हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होने के कगार पे आ गया। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर इतना सारा आपने हमें पढ़ा दिया, लेकिन इन सब के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली।
इन सब के बारे में कैसे पता चला कि आप ये सब सही पढ़ा रहे हैं? तो एक बात ध्यान रखिए, जो हम लोग बताते हैं वो पूरा प्राचीन तथ्यों के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, प्राचीन तथ्य जो मिलते हैं, क्योंकि उस समय तो वहाँ पर कोई था नहीं जो आज के टाइम पर है, ठीक है। तो हम लोग जो भी साक्ष्य मिलते हैं इसी के आधार पर ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जानकारी हमें चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, इंडिका से मिलती है, ये सारे जो बौद्ध, जैन, पुराण, इतिहासकार, इन सब से हमें जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जैसे जैसे जानकारी मिलती है उस हिसाब से हम लोग स्टडी करते जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा, एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक पे, ठीक है। चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक पे मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि चाणक्य ने जहाज रानी के बारे में बताया। अच्छा, जहाज रानी क्या होता है? जहाज रानी उससे कहा जाता है कि जो समुद्री व्यापार के लिए जो जहाज उपयुक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जहाज रानी, ठीक है। अर्थ और चाणक्य ने शूद्रों के बारे में यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इस अर्थशास्त्र पुस्तक में बताया है। चाणक्य ने दास प्रथा के बारे में बताया है। भू राजस्व बताया कि भू राजस्व 1/6 भाग वसूला जाता था मगध में उस समय। तो अर्थशास्त्र ने गुण पुरुष का भी जिक्र किया है अर्थशास्त्र में। गुण पुरुष कौन होते थे? गुण पुरुष किसे कहा जाता है? गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। और इनको क्या कहता है? हाँ सॉरी, ये गलत थोड़ा यहाँ पर होगा। इसको क्या है? ये महामात्य सर्प, महा क्या है आपका? महामात्य सर्प। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गई, ये मिसप्रिंट होगा। तो ये क्या है? महामात्य मात्य मात्य सर्प। तो ये आपका ऐसे लिखा जाए, महामात्य सर्प। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था उसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में। अगर आपको चाणक्य के बारे में आपको अच्छा एक जानकारी चाहिए चाणक्य के बारे में, या आपको चाणक्य के बारे में जानना है, या पीडीएफ चाहिए चाणक्य के बारे में, तो आप हमें बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो मैं चाणक्य के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना करके और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू क्लास। और हमारे जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और आपको यही पीडीएफ पूरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।